आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ रीज़न थे जिस कारण से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। अभी मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में वीडियो कंटिन्यू अपलोड करूं। अभी जैसा कि CGPSC का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और फरवरी 12 को एग्ज़ाम भी है, मतलब कि 12 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का। तो काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि CGPSC द्वारा पिछले वर्षों में जो एग्ज़ाम लिया गया था तो उनको सॉल्व करवाने के लिए बोल रहे थे काफ़ी सारे बच्चे। तो मैं क्या कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में अभी तक CGPSC प्रीलिम्स के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका पूरा का पूरा सॉल्वर्ड क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहला CGPSC प्रीलिम्स 2023 वाला, जो सबसे पहले हुआ था ना हमारे छत्तीसगढ़ में। उस समय 75 क्वेश्चन हुआ करता था। इसमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, भारत के इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन से हैं, विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, उस समय का समसामयिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी इसमें शामिल है, विज्ञान के क्वेश्चन भी हैं। इसके अलावा रीजनिंग, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें शामिल है। शुरू में 75 क्वेश्चन होते थे और 2003 में CGPSC प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था, अगर आप अभी प्रिपरेशन के हिसाब से इसको देखेंगे तो ये आपको काफी इजी लगेगा। लेकिन इस श्रृंखला को आप कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं 2005 का जो प्रीलिम्स है उसका क्वेश्चन पेपर डालूंगा, फिर 2008 का। तो आपको इसमें यह पता चलेगा कि किस तरह से CGPSC का जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस किस तरह से टफ होता चला गया। मतलब 2003 वाला आपको थोड़ा सरल लगेगा, 2005 वाला थोड़ा सा हार्ड लगेगा, फिर 8 वाला थोड़ा सा हार्ड, ऐसे मतलब धीरे धीरे जो है क्वेश्चंस टफ होते आपको नजर आएंगे। तो आपको जो है CGPSC द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसकी जो प्रवृत्ति है या फिर बोलना चाहिए नेचर, वो आपको पता चलेगा कि किस तरह साल दर साल CGPSC के एग्जाम में क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज हुए हैं, ये आपको पता चलेगा। तो ये श्रृंखला आपके लिए काफी मतलब फायदेमंद हो सकती है अगर आप CGPSC 2022-23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस श्रृंखला को जल्दी कंप्लीट करूं और जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करूं। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस, 75 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चन जो है ना CGPSC प्रीलिम्स 2003 वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है CGPSC के अलग अलग परीक्षाओं में, प्रीलिम्स के अलावा जो दूसरे एग्जाम होते हैं ना उसमें भी, और CG व्यापम के परीक्षा में भी इसको पूछा गया। और जो लोग SSC या फिर रेलवे, बैंकिंग या UPSC का एग्जाम देते हैं ना तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर बड़ा ही सरल है, काफी आसान है, आप लोगों ने इसका आंसर दे ही दिया होगा। सर विलियम जोन्स इसका आंसर, जिन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी क्वेश्चन को ना घुमा के पूछ दिया जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है काफी बार घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से पूछा गया था। अभी के लिए सॉरी जो बाहर से डिस्टरबेंस हुआ था। यहां पर अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखें तो वॉरेन हेस्टिंग्स ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। सर जेम्स मैकिन्टोन्स, पता नहीं ये कौन थे। जेम्स प्रिंसेप की अगर बात करूं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आदमी है, मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन है जेम्स प्रिंसेप। ये कौन है तो मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति था, क्योंकि मौर्य सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं ना वो पाली, ब्राह्मी अलग अलग भाषाओं में मिले हैं, अलग अलग लिपियों में मिले हैं, तो उनको पढ़ना मुश्किल था। तो ये पहला व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो बाकी इस तरह की चीजें भी मैं बताता हूं, मतलब अलग से जो ऑप्शन दिया हुआ होता है ना उसके बारे में भी बताता हूं, तो काफी सारे बच्चों को वो अच्छा लगता है। हालांकि कुछ लोग आपत्ति भी व्यक्त करते हैं कि जो क्वेश्चन का आंसर है वो बता के आप चुपचाप निकल जाइए, तो भाई ये तो गलत होगा ना। बाकी जो दूसरा ऑप्शन दिया है वो भी बताना जरूरी है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता था। ये वाला क्वेश्चन भी
CGPSC ने 2003 के PSC के अलावा और भी एग्जाम्स में पूछा है। मुझे ध्यान आ रहा है 2-3 एग्जाम में मैंने इसको देखा है। तो इसका भी आंसर जो है बहुत ही सरल है। तो इन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो है ना, ये हुआ था 1915 में। ध्यान रखना, अहमदाबाद के निकट एक स्थान है कोचरव, यहां पर जो है गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। दरअसल हुआ ये कि गांधी जी भारत जब लौटे 1915 में, तो उनको जो है यहाँ पर एक आश्रम स्थापित करना था। अब आश्रम स्थापित करने के लिए उन्होंने अहमदाबाद को चुना, क्योंकि उस समय अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी और तुरंत जगह मिल पाना भी मुश्किल था। तो यहाँ पर होता क्या है कि कोचरव, जो कि अहमदाबाद के निकट ही है, यहाँ पर एक व्यक्ति थे जो गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, और उन्होंने जो है ना अपनी 2 मंजिला मकान गांधी जी को दिया, जिसमें गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आश्रम की शुरुआत की। आगे चल करके जो अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना होती है, जो कि वर्तमान समय में भी है, वो जो है साबरमती नदी के तट पर बना था, जिसको साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1917 में स्थापित हुआ था, बन करके तैयार हो गया 1917 में। तो फिर कोचरव से जो है यहाँ स्थानांतरित हो जाता है, जिसको बाद में साबरमती आश्रम भी कहा गया। इसका मूल नाम ना सत्याग्रह आश्रम ही है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह था। यह बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और यह भी काफी बार पूछा गया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी भाई? तो यह हुआ था 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तो इसमें जो अहमद शाह अब्दाली है वो जीत जाता है, मराठे बुरी तरह से हार जाते हैं। तो एक व्यक्ति है, ध्यान रखना, काशीराज पंडित है, इन्होंने दावा किया है कि इन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई को देखा था। और ये जो काशीराज पंडित था ना, इसने दोनों के मध्य, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच मध्यस्थता कराने का भी काम किया था, लेकिन हुआ नहीं मध्यस्थता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुमेलित करने को बोला जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं भाई सुमेलित करके। तो क्या दिया हुआ है, एक तरफ जो है ना आदिवासी दिए हुए हैं जिन्होंने विद्रोह वगैरह किया था, दूसरी तरफ दिया हुआ है राज्य मोपला। मोपला की अगर हम बात करें तो ये केरल में है, मोपला आदिवासी। मुरिया ये छत्तीसगढ़ की फेमस जनजाति है ना, ये तो सबको पता होगा। टोडा की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु में है। मुंडा कहाँ पर है भाई? उड़ीसा या फिर आज के झारखंड में हम लोग ले सकते हैं। तो क्या आपका कूट बनेगा? तो मोपला का सी हो गया, सी देख लो भाई, पहले कहाँ पर है सी, तो 2 में है सी। देखते हैं आगे, मुरिया देखते हैं डी, तो ये वाला आपका आंसर होना है द, देख लेते हैं। मुरिया का डी हो गया, टोडा का बी हो गया, ठीक है, मुंडा का ये हो गया, तो आपका द जो है उत्तर होगा। इस तरह के कूट वाले प्रश्न ना आपको इस वाले पेपर में काफी कम देखने को मिलेंगे, 2003 वाले पेपर में, लेकिन अभी वर्तमान समय में ऐसे कूट वाले क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है साइंस का, आइसोबाथ्स दिखाते हैं, आइसोबाथ्स दिखाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो साइंस नहीं रहा है। मैंने विज्ञान जो है ना वो मात्र 10th क्लास तक ही पढ़ा है, उसके बाद मैंने आर्ट्स ज्वाइन कर लिया था, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉलेज में भी मेरा यही था। तो साइंस में थोड़ा सा मैं कच्चा हूँ, लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन दिखाना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे आपको CGPSC में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझने में आसानी होगी। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। आइसोबाथ्स ये जो है ना क्या दिखाता है, बारिश दिखाता है। ये CGPSC ने जो आंसर लिया था मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि किसी ऐसे बंदे को पकड़ूं जो साइंस बैकग्राउंड का हो और इस तरह के क्वेश्चंस लेकर के हम लोग मिल करके जो है वीडियो अपलोड करें। बहुत जल्दी ऐसा कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस भूमि को सिंचाई की आवश्यकता कम होती है क्योंकि वह पानी बचाती है, वह कौन सी भूमि है? सीधा सीधा यहाँ पर यह पूछ रहा है कि किस प्रकार की भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। तो हम सब जानते हैं कि जो काली मिट्टी है इसको सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। कम पानी में भी जो है काली मिट्टी, वहाँ जो भी फसल है वो तैयार हो जाती है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में जिले हैं। तो देखिए उस जमाने में मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते थे कि भाई छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं। तो इस तरह का जो सरल क्वेश्चन, काफी सरल क्वेश्चन है ना। अगर हम उस समय के हिसाब से बात करें तो उस समय 16 जिले थे 2003 की स्थिति में, क्योंकि 2003 का पेपर है ना, तो इसका आंसर क्या होगा 16 जिले हुआ करते थे। और वर्तमान समय में कितने जिले हैं ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान समय में कौन
कितने जिले हैं, और हो सके तो जो नए बने जिले हैं ना, पहले 28 थे, 28 के बाद जो भी जिले बने हैं उनके नाम भी आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये काफी चर्चे में है तो क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या है। ये भी काफी मतलब फेमस क्वेश्चन है और आसान भी है। तो 32%, तो स जो है इसका उत्तर होगा। ये भी काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ की नदियों तथा उन पर बसे नगरों को सुमेलित करें। तो छत्तीसगढ़ की नदियों तथा उन पर बसे नगरों को सुमेलित करना है, देख लेते हैं। यहां दिया है हसदो। हसदो नदी कोरबा नदी, हसदो नदी के तट पर जो है कोरबा नगर बसा हुआ है। महानदी, महानदी के तट पर राजिम बसा हुआ है। इंद्रावती के तट पर जगदलपुर बसा हुआ है। और शिवनाथ जो है दुर्ग नगर के पास से होकर बहती है। तो इस तरह से आपको जो है कूट मिलाना है, तो आप लोग यहाँ कूट मिला लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र क्या है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। अभी मतलब हाल फिलहाल के वर्षों में भी जो एग्जाम हुआ है ना, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र कितना है, मतलब कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। तो 43% से अधिक क्षेत्र में वन है हमारे छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के तहत है। ये क्वेश्चन भी आज के समय में पूछा जाता है। उस समय में ना 3 टाइगर रिजर्व थे, लेकिन वर्तमान समय में जो है 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो अभी की अगर हम बात करें तो गुरु घासीदास ये जो है चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है, लेकिन उस समय में ये था नहीं, तो इसका आंसर लिया गया था इंद्रावती। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो इंद्रावती हो गया, दूसरा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व हो गया, बाकी जो 2 टाइगर रिजर्व है ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप जो है इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना उसके आंसर आप तुरंत वीडियो को पॉज करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे जो है आपको वो क्वेश्चन का आंसर भी जो है दिमाग में बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बंगला नहीं है, बांग्लादेश है। माफी चाहूंगा, मेरा जो टाइपिस्ट है उससे मिस्टेक हुआ है। तो ये बांग्लादेश है, सॉरी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। बांग्लादेश भारत के पश्चिम में है ना। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा और मिस्टेक हुआ है मेरे टाइपिस्ट से। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं अब सद है ना, ये जो ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या कर दिया है 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, शायद आगे भी है 1 2 3 4। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको सुधारने को बोलूँगा। खैर देखते हैं बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो एक तो भाई पहला देख लेते हैं, तो नागालैंड नहीं छूता है, तो ये कट गया आपका। यहाँ भी नागालैंड दिया है, सिक्किम दिया हुआ है जो कि बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता है। यहाँ भी नागालैंड है, मतलब ये नहीं होगा। मेघालय बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करता है, असम भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, त्रिपुरा भी करता है। तो ये चारों राज्य मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये चारों जो हैं बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। और इस तरह के क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। ये भूगोल का प्रश्न है, मतलब कि भारत के कौन कौन से राज्य भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे लगे हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगला देखते हैं, भारत के अंतर्गत द्वीप हैं। भारत के अंतर्गत कितने द्वीप हैं ये आपने बताना है। तो भाई इसका आंसर है 247। ये अधिकतर लोगों को पता होगा, 247 द्वीप हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दिया है, जो अणु शक्ति से संबंधित नहीं है उस खनिज को पहचानिए। साइंस का क्वेश्चन है, मैं इसमें कच्चा हूं तो डायरेक्ट आंसर बता के मैं निकल जाऊंगा। तो इसका आंसर होगा डी मतलब 4 क्रोमियम। यहां पर 1 2 3 4 कर दिया है मेरे टाइपिस्ट ने। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 4 निम्नलिखित से होकर जाता है। तो जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, खास करके जो खास है ना मेन, उनको आपको ध्यान में रखना होगा कि उस नेशनल हाईवे की, मतलब वो जो नेशनल हाईवे है वो किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है और किन किन नगरों से होकर के गुजरता है, और उस हाईवे में कौन सा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई खास चीज़ है, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम नेशनल हाईवे नंबर 4 की बात करें तो ये कहाँ कहाँ से होकर के जाता है। तो एक तो ये आपका जाएगा गोवा नहीं जाएगा, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। यहाँ भी गोवा दिया है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये आपका महाराष्ट्र, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों से होकर के जो है नेशनल हाईवे नंबर 4 जाता है। या सीधा सीधा हम इसको बोल सकते हैं बॉम्बे टू चेन्नई,
जो बॉम्बे टू चेन्नई रोड है ना, जो बॉम्बे से निकल करके, बम्बई से निकल करके बेंगलुरु होते हुए चेन्नई जाता है, तो ये वही है नेशनल हाईवे नंबर 4, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, NH4, NH4 नेशनल हाईवे नंबर 4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वर्षा की बूंदें खालिस्तान के कारण गोलाकार होती है, ये कारण है। तो वर्षा की बूंदें खालिस्तान के कारण गोलाकार होती है, किसके कारण गोलाकार होती है भाई? आंसर दिया है पृष्ठ तनाव। विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं ना, उतने कठिन नहीं पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, और लगभग 10th लेवल के ही क्वेश्चन्स होते हैं। हालांकि हम काफ़ी समय से विज्ञान नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा सा मैं कच्चा ही हूँ, बाकी आपको थोड़ा पढ़ना होगा। अगला देखते हैं, तापस्थापी खालिस्तान स्थिर बनाए रखने का एक साधन है, तापस्थापी। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर यहां पर दिया हुआ है टेम्परेचर ताप, टेम्परेचर ताप, बी या 2, इसमें जैसे 2 दिया हुआ है ना, ऑप्शन ऐसे नहीं देता है, अ ब स द या फिर ABCD ऐसे देगा। अगला है, वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को रक्त दे सकता है जिसका रक्त वर्ग खालिस्तान हो। मतलब जो AB जो ब्लड ग्रुप होता है ना, AB, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, इस टाइप से, तो कोई AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को रक्त अच्छा ले सकता है, ये ठीक है, यहाँ पर जो मैंने बोला ना, ये ठीक ही है, ले सकता है, मतलब कि AB वाला जो है ना, किससे रक्त ले सकता है, जो ब्लड ग्रुप AB है, ये किससे खून ले सकता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा किसी भी वर्ग से। देखो, जो AB है ना, इसको बोला जाता है ये सभी से ले सकता है, मतलब A पॉजिटिव का भी ले सकता है, A नेगेटिव का भी, B पॉजिटिव का भी, B नेगेटिव का भी, O का भी, सबका ले सकता है। लेकिन बाकी जो हैं वो केवल अपने वाले को लेंगे। लेकिन जो O पॉजिटिव है, जो O ब्लड ग्रुप है ना, वो सबको दे सकता है, मतलब AB जो है सबसे ले सकता है और O जो है सबको दे सकता है। ध्यान रखना, ये लोग सर्वहारा टाइप के हैं। बाकी जो A है ना, ये सिर्फ A से लेगा, B जो है B से लेगा, ये ध्यान रखेंगे। बाकी जो AB है वो सबसे ले सकता है और O जो है सबको दे सकता है, मतलब O ब्लड ग्रुप जो है ना, इनको भी चढ़ाया जा सकता है, इनको भी, और AB जो है ना, ये सबसे ले सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी वर्ग का ले सकता है। अगला हम लोग देखते हैं, उत्तेजक कौन सा है, कौन सा उत्तेजक है? तो यहां पर इसका आंसर लिया गया है सिगरेट। अगला देखते हैं, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है और सबसे बड़ा भी है ना। क्रायोजेनिक ताप से आशय है यह ताप से जो हो, तो इसका आंसर जो है ना -1500 ब से कम, ये लिया गया है। पता नहीं ये सही है या गलत है, नहीं पता, मैंने थोड़ा सा इसको सर्च करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया। लेकिन CGPSC ने जो आंसर लिया है, मैं वही आपको आंसर बता रहा हूँ। खैर, आप आंसर पर मत जाइए, आप क्वेश्चन को देखिए कि भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन के तरीकों को अगर आप समझेंगे ना कि CGPSC किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो आपको तैयारी करने में काफ़ी हेल्प होगा। मतलब आपको पता चलेगा ना कि आप क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखते हैं अगला, सही सुमेलित करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर एक तरफ जो है ना, जो मापने वाली कुछ चीज़ें दिया हुआ है कि किन किन चीज़ों को इससे नापा जाता है, तो देख लेते हैं। तो यहां पहला दिया है फैदोमीटर, पहला है फैदोमीटर। तो जो फैदोमीटर है, इससे समुद्र की गहराई को मापा जाता है। बैरोमीटर की अगर हम बात करें तो इससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर इससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता। उसके बाद अल्टीमीटर, इससे ऊंचाई को मापा जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? DABC। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये DABC। ब जो है, मतलब जो सेकंड है ना, ये आपका उत्तर होगा DABC। यहां पर अ ब स द इस टाइप से होना था, लेकिन यहाँ 1 2 3 कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइका है। माइका क्या है?
क्या ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। तो इस तरह का क्वेश्चन अब बहुत पूछा जाता है और लगभग लगभग एक जैसा होता है, तो आप लोग इसको आसानी से तैयारी कर सकते हैं। इसका आंसर है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है। तांबा वगैरह का भी पूछता है तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया। तो सोचिए उस जमाने में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। सभी इसका आंसर बता सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे के भंडार पाए गए हैं। तो हीरे के भंडार कहाँ पाए गए हैं भाई, तो ये जो है ना वर्तमान जो गरियाबंद जिला है उसका जो देवभोग क्षेत्र है ना, वहां से हीरे के भंडार प्राप्त हुए हैं। अब चूंकि 2003 में गरियाबंद जिला अस्तित्व में नहीं आया था, तो इसका आंसर जो है रायपुर लिया गया था। तो अभी के लिए जो है गरियाबंद होगा वर्तमान समय में। अगला क्वेश्चन है किसका क्षेत्राधिकार नहीं है। तो ये पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का कोई भी क्षेत्राधिकार नहीं है, बाकी जो जितने भी राज्यपाल है ना उनका क्षेत्राधिकार है, उनका जो राज्य है वहां। अगला क्वेश्चन देखते हैं पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है। पार्लियामेंट संसद मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो संसद का सदस्य होता है, चाहे वो लोकसभा सदस्य हो या राज्यसभा सदस्य हो, वही जो है लोकसभा और राज्यसभा अथवा दोनों के संयुक्त सभाओं की बैठकों में भाग ले सकता है, अन्यथा और कोई भाग नहीं ले सकता। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति है जो कि इन दोनों सदनों का, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी इनकी बैठकों में भाग लेता है। तो कौन है भाई वो है भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ये दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। मतलब कि भारत के राष्ट्रपति जो है भारत के न्यायाधीश के अलावा और किस तरह से हटाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने से। मतलब संसद में जो है महाभियोग प्रस्ताव ला करके उनको हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भाई भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये थे। वैसे अगर ऐसे पूछा जाता ना भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, तब लॉर्ड माउंटबेटन लगाते, लेकिन यहाँ खाली पूछा ना भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज, तो ऐसे बुक और उनके ऑथर के बारे में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसका आंसर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। बुक और ऑथर याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो हमारे जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे ना, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। काफ़ी सरल सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं 2003 के पीएससी में, और वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम था ना, तो सरल भी है। धीरे धीरे जो है ना क्वेश्चन टफ होता चला गया है, आप लोग देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना। अगला दिया है बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार है और काफी बार पूछा भी गया है। इस तरह के क्वेश्चन ये विधानसभा और संसद दोनों के संदर्भ में पूछा गया है। तो प्रश्न एक बार मैं फिर से बताता हूं कि कोई व्यक्ति बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कितने समय तक मंत्री के पद पर बना रह सकता है। मतलब कि कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है, मतलब कि विधानसभा का सदस्य अर्थात विधायक नहीं है, लेकिन वो मंत्री बन सकता है। ध्यान रखना, कोई व्यक्ति जो है विधानसभा सदस्य न होते हुए भी राज्य का मंत्री बन सकता है, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी बन सकता है, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी बन सकता है और केंद्र में मंत्री भी बन सकता है, बशर्ते उसको जो है आने वाले 6 महीने के अंदर विधानसभा और केंद्र के लिए संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। अगर वो प्राप्त नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, तो उसको अपने पद को छोड़ना होगा। मतलब कि कोई भी व्यक्ति
वो जो है मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है बिना संसद, बिना विधानसभा के सदस्य हुए, लेकिन 6 महीने तक ही वो इस पद पर रह सकता है। अगर 6 महीने के अंदर वो इन सदनों की सदस्यता प्राप्त कर लेता है, चुनाव उनाव लड़के जीत जाता है, तो फिर वो अपने पद पर बना रहेगा, अन्यथा उसको पद छोड़ना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। कौन भंग कर सकता है भाई? मंत्रिपरिषद, या फिर सीधा हम बोले तो प्रधानमंत्री। कौन है अभी प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत की हरित क्रांति से का गहरा संबंध है। कौन है भाई? हरित क्रांति से किनका संबंध है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ये जो कुरियन है ना, वर्गीस कुरियन, ये दुग्ध क्रांति वाले हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर S राधाकृष्णन 2 टाइम के लिए उपराष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत सरकार में सबसे बड़ा सरकारी अधिकारी कौन है? तो कौन होता है भाई सबसे बड़ा सरकारी अधिकारी? ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये होते हैं भारत के जो मंत्रिमंडल के जो सचिव होते हैं ना, वो जो है ना सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अगला है, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा क्लेमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से था, क्लेमेंट एटली। अगला है, वोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। वोहरा समिति खालिस्तान के अध्ययन के लिए बनाई गई थी, तो इसका आंसर होगा वोहरा समिति। ये जो है ना राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ के जांच के लिए बनाई गई थी। जो राजनेता है ना, वो अपराधियों के साथ मिलकर के चुनाव वगैरह लड़ते हैं। अगला दिया है, सब पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। ये क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अब तो भाई जो पंचवर्षीय योजना है उसको ही समाप्त कर दिया गया है। लेकिन इसका जो आंसर बता देता हूं मैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो भी राजस्व वित्त का बंटवारा होना है, उसमें अनुशंसा मतलब कौन तय करता है कि भाई कितना पैसा किसको देना है, किधर देना है? तो ये वित्त आयोग का काम होता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है ये क्वेश्चन कई बार। तो इसका आंसर होगा 350A। इसमें बोला गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। अगर गुजरात में है तो गुजराती, इस टाइप से। विश्व विकास रिपोर्ट 2001 में खालिस्तान पर बल दिया गया था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताने का कोई मतलब नहीं है। बस आप प्रश्न को ध्यान से देखिए कि किस तरह के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको समझने में आसानी होगी। तो क्या पूछ रहा है? विश्व विकास रिपोर्ट 2001 में खालिस्तान पर बल दिया गया था। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ये कृषि है, ये ऐसे लगाना था, मेरे टाइपिस्ट ने शायद चूक हुआ उससे। तो निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो जैविक खेती, ये जो है पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है, जैविक कृषि। अगला है, किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में दिखिए इसका आंसर। अगला है, ओबेदुल्ला गोल्ड कप खालिस्तान के लिए है। ओबेदुल्ला गोल्ड कप, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं स्पोर्ट से रिलेटेड। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर है हॉकी। हॉकी से रिलेटेड है ये ओबेदुल्ला गोल्ड कप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द बोगी का संबंध खालिस्तान से है। बोगी, इसका संबंध जो है ना गोल्फ से है, गोल्फ। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि मिलती है? अर्जुन पुरस्कार, तो भाई अर्जुन पुरस्कार जो कि खेल से संबंधित पुरस्कार है, जो कि वर्ष 1961 में शुरू हुआ था। पहले इसमें 5 लाख दिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसमें जो है ना 15 लाख रुपए
जो प्राइज मनी है, मतलब जो पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है 15 लाख रुपए वर्तमान समय में। और साथ ही साथ अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है इसके साथ। और ये जो 15 लाख है ना, ये 2020 से दिया जा रहा है, उससे पहले कितना था, 5 लाख था। ध्यान रखेंगे, ये मतलब पूछा जा सकता है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि 2020 के पहले तक कितना दे रहे थे, 5 लाख दे रहे थे, लेकिन अभी इसको कितना कर दिया गया है, 15 लाख। क्या क्या दिया जाता है इसके साथ में, 15 लाख रुपए तो दिया जाता है, साथ में अर्जुन जी की कांस्य प्रतिमा, जो पांडव थे ना महाभारत के अर्जुन, वो, और प्रशस्ति पत्र। इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार किनको दिया गया, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2003 किसने जीता। तो इस तरह के खेल संबंधी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, आंसर बताने का कोई मतलब नहीं है। अगला है C8 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी कौन है, तो इसका आंसर लिया गया है कपिल देव। अगला क्वेश्चन दिया है सितंबर 28, 2003 को, ये करंट का क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आंसर बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको समसामयिकी वाले प्रश्नों को समझने में आसानी होगी। सितंबर 28 मतलब 28 सितंबर 2003 को मलेशिया में खेले गए एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत जीता, उसने खालिस्तान को हराया। तो इस तरह के खेल संबंधी करंट अफेयर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विंबलडन में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो भाई सानिया मिर्जा, ये जो है पहली महिला हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो है ना रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी उस समय में ना साथ में पूछा जाता था। अभी तो 2 पेपर होते हैं ना, एक GS जनरल स्टडीज और दूसरा होता है रीजनिंग, लेकिन उस जमाने में GS और रीजनिंग दोनों मिलाकर के एक ही पेपर हुआ करता था और मात्र 75 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जबकि अभी जो है ना दोनों पेपर मिलाकर के 200 क्वेश्चन होते हैं। उस टाइम पे काफ़ी सरल होता था, लेकिन उस जमाने के लोगों के लिए ना ये भी काफ़ी कठिन होता था। लेकिन अभी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ना, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा जो लेवल है वो भी थोड़ा टफ होता जा रहा है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। तो देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन, किसी महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है। अगर हम मान लेते हैं, इसको व्यक्ति बना लेते हैं, ये व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति ने किसी महिला का परिचय कराते हुए, ये महिला है, इस व्यक्ति ने किसी महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। अब ये सास हो गई और ये सास की बेटी, इसकी माँ, ये माँ है और ये इसकी माँ है, तो माँ हो गई, और ये इसकी माँ है, सीधा सीधा ये दोनों पति पत्नी हुए, मतलब कि ये व्यक्ति जो है इसका पिता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पिता। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो ये आपको जो है अच्छे से तैयारी करनी है रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, ये चारों मिला करके ना 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले 75 में ही सबको निपटा दिया जाता था। अगला दिया है, श्रेणी पूरी करें, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा रीजनिंग में मैं कच्चा हूँ। वैसे इसका आंसर होगा 45। आप लोग देख लीजिएगा, अगर मेरे से कहीं चूक होता है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 45 इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संख्या का वर्ग 7396 है, तो वर्ग, किस संख्या का वर्ग 7396 होगा, ये आपने बताना है। तो इसका आंसर लिया गया है 86। वर्ग का मतलब होता है ना, ऐसे लिखेंगे 86 ऊपर 2, तो ये स्क्वायर या वर्ग, तो इसको 2 बार गुणा करेंगे, ऐसे दिया है ना, 2 दिया है तो वर्ग, तो इसको अगर ऐसे हम 2 बार गुणा करते हैं तो ये आना चाहिए। आसान चीज़ है वैसे ये। अगला है, निम्न भिन्न व्यक्ति को इंगित कीजिए, इनमें से भिन्न, अलग कौन है, उसको हमको बताना है। बढ़ई, मोची, मिस्त्री एक प्रकार के हैं, लेखक जो है अलग हो जा रहा है क्योंकि उसका काम जो है लिखना पढ़ना है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक हवाई जहाज 1200 किलोमीटर, इसका जो है मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट क्वेश्चन पढ़ के आपको सुना देता हूं। एक हवाई जहाज 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरा 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी प्रारंभ में दूरी
1138 किलोमीटर है, टकराने के ठीक 30 सेकंड पहले उनकी दूरी क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना रीजनिंग में बनता है। तो आप लोग रीजनिंग की तैयारी करिए अपने हिसाब से, क्योंकि फ़िलहाल तो मैं रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगा। अगर आगे पॉसिबल होगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। तो इसका आंसर क्या होगा मैं बताता हूँ, या फिर आप लोग सॉल्व करिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर जो अपना क्या बोलते हैं नीचे मैं जो है इसका आंसर दे दूँगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि वीनस मरकरी से अधिक चमकदार है, मरकरी जुपिटर से अधिक चमकदार नहीं है, और जुपिटर वीनस से अधिक चमकदार है किंतु प्लूटो से अधिक चमकदार नहीं है, तो सबसे अधिक चमकदार कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरह के क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं वीनस। तो यहाँ हम वीनस के लिए वी लिख देते हैं। वीनस मरकरी से अधिक चमकदार है, मतलब वीनस जो है ना मरकरी से अधिक चमकदार है, तो ये ज़्यादा चमकदार है, मरकरी कम है। उसके बाद दिया है मरकरी जुपिटर से अधिक चमकदार नहीं है, मरकरी जुपिटर से अधिक चमकदार नहीं है, तो जुपिटर जो है ना मरकरी से थोड़ा ज़्यादा चमकदार है। आगे देखते हैं, और जुपिटर वीनस से अधिक चमकदार है, जुपिटर जो है वीनस से अधिक चमकदार है, तो जुपिटर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आगे दिया है किंतु प्लूटो से अधिक चमकदार नहीं है, मतलब जो जुपिटर है वो प्लूटो से अधिक चमकदार नहीं है, तो सबसे ऊपर आ जाएगा प्लूटो, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लूटो, ये सबसे अधिक चमकदार है। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लड़ा करके आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, डायरेक्ट मैं आंसर आपको बता देता हूँ, छोड़ी गई संख्या क्या है, या फिर आप लोग जो है आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर ये है इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग बताइए कैसे में इसका ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह कहा जाता है कि मनुष्य बुद्धिमान होते हैं और इनमें पुरुष होते हैं, इससे लगता है कि, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है कुछ महिलाएं बुद्धिमान नहीं होती हैं, कुछ महिलाएं बुद्धिमान होती हैं, कुछ पुरुष बुद्धिमान होते हैं, कुछ मनुष्य बुद्धिमान नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ये होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो है तर्क वो सही नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, ये एक भी सही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। जो सेकंड पेपर है ना जिसको सी सेट कहा जाता है, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सी सेट में। अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। तो ये दिशा वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी पूछा जाता है, दिशा वाला भी कि कौन से दिशा से संबंधित है। तो देख लेते हैं, इसको बनाते हुए देखेंगे डायरेक्ट। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण नीचे है, दक्षिण की ओर जा रहा है, 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ गया, 900 बाएं 900 मीटर होना था, यहाँ मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाएं 900 मीटर मुड़ जाता है। अंतिम रूप से वह किस दिशा में चल रहा है, तो ये जो है लगभग उत्तर की ओर चल रहा है। हाँ, उत्तर, इसका आंसर उत्तर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप जो है आसानी से थोड़ा सा टाइम लगा करके सॉल्व कर सकते हो। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वर्ष 2003 का नोबेल शांति पुरस्कार खालिस्तान को दिया गया था। तो आप लोग अभी जो नोबेल प्राइज़ मिला है ना जिनको भी, उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि नोबेल प्राइज़ लगभग हर साल मिलता है या कुछ साल में मिलता ही रहता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये बना ही रहता है, तो इस साल का आपसे पूछा जाएगा। अगला दिया है, भारत के नाभिकीय कमान की बागडोर खालिस्तान के हाथ में है। तो प्रधानमंत्री के हाथों में रहती है भाई नाभिकीय कमान की बागडोर। अगला क्वेश्चन है, अनुपम खेर खालिस्तान के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो ये उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष या फिर बाल फिल्म सोसाइटी, साहित्य अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इस तरह के जो भी संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो दूसरी संस्थाएं हैं ना उनके बारे में भी। अगला है, एडमिरल गोर्शकोव खालिस्तान है अथवा था। एडमिरल गोर्शकोव, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एडमिरल गोर्शकोव।
तो ये जो है ना एक विमान वाहक पोत था, विमान वाहक पोत। तो इस तरह के क्वेश्चन भी ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष कौन पदस्थ किए गए हैं? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो अभी वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आप नीचे बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NEA से आशय है, NEA, NEA। तो NE से क्या मतलब होता है? नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, DRDO द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है? तो कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है? मतलब जो DRDO से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा त्रिशूल। त्रिशूल को जो है बंद कर दिया गया है, त्रिशूल। त्रिशूल पर जो है अब काम नहीं किया जाता है। अगला है, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि उस समय पूछा गया था, लेकिन ये आज के समय में भी इम्पॉर्टेंट है। तो बुकर प्राइज 2003 में किसको दिया गया था, ये पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में किनको बुकर प्राइज मिला है, और इस बार जिनको मिला है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इस बार वाला मुझे लगता है पूछा जा सकता है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस तरह मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, अगर आपको आता है तो आप आंसर दीजिए, अगर नहीं आता है तो आप तुरंत उसको खोजिए, उसके बाद आंसर दीजिए और अपने अलग से किसी नोटबुक में नोट भी करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने खालिस्तान नाम रखा। तो बाबर नाम रखा इसने भाई, बाबर का नाम था ना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला क्वेश्चन दिया है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला खालिस्तान थी। तो सरोजनी नायडू, ये पहली महिला थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त वंश ने खालिस्तान अवधि में शासन किया। तो इसका आंसर होगा 319 से 500 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो शुरू में मैंने एक व्यक्ति का नाम बताया था ना, जेम्स प्रिंसेप, जो पहला क्वेश्चन था ना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाला, तो उसमें जेम्स प्रिंसेप का मैंने बताया था कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन दिया है, किसके शासनकाल में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया? तो हुणों का भारत पर आक्रमण हुआ था भाई, किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में, जो कि गुप्त वंशीय शासक था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। आगे देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी, ये जो है नया धर्म चलाना चाहता था। तो ये था CGPSC प्रीलिम्स 2003 का क्वेश्चन पेपर, और इसमें जो है ना एक ही पेपर हुआ करता था उस समय, अभी तो 2 पेपर होता है, GS जनरल स्टडीज़ और CSET, लेकिन उस जमाने में मात्र 75 क्वेश्चंस और प्रश्नों की प्रवृत्ति या फिर कहें हम प्रश्नों का स्तर आप लोगों ने देखा, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए यह काफ़ी सरल रहा होगा। उस जमाने के लोग जो है इन्हीं सरल प्रश्नों का उत्तर देकर के डिप्टी कलेक्टर या फिर क्या बोलना चाहिए, जो DSP वो बन जाते थे। हालांकि उस ज़माने के हिसाब से ये क्वेश्चंस काफ़ी टफ हुआ करते थे, कठिन हुआ करते थे। समय के साथ साथ चीज़ें जो है और ज़्यादा मतलब बोलना चाहिए, जैसे जैसे समय बीता परिवर्तन होता गया, तो आज थोड़ा सा हमको जो है कठिन लगता है, लेकिन पढ़ोगे तो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे 2005 में जो प्रीलिम्स हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर, वो भी 75 प्रश्नों का था, मैं वो भी लेकर के आऊँगा। और आगे चल करके फिर 2008, फिर 2011, 12, 13, 14 ऐसे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं CGPSC प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले किसी भी वीडियो को आप मिस न कर सको। इसके साथ ही साथ आप जो है बेल आइकन को भी दबा करके रखिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और समय पर आप वीडियो देख सके। इसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। और मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं आप उनके जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प कर सकता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।